नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है, जहां मिलता है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। एक ऐसा शो जिसपे हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है CESC और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयनका होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा था एक बेहतर ग्लोबल क्यूज के चलते आज भारतीय बाजारों में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला और इंटरेस्टिंगली हम सुबह के जो पॉजिटिव अपटिक्स थे उस पर बिल्ड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% से ज्यादा की गेंस के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। इंटरेस्टिंगली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने होप्स जगाई हैं, जिस तरह के रेजोल्यूशन सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी बाजार इस टाइम पे उत्साहित नजर आ रहा है। तो ग्लोबल पिक्चर और मैक्रो जो टेलविंड्स हैं उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आपको भारतीय बाजारों में। इसके साथ साथ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हालांकि हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे पेस ऑफ ट्रैक्शन थोड़ा कमजोर नजर आएगा। आधे % के आसपास मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पॉजिटिव टिक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मार्केट ब्रेथ है वो आपको सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव नजर आएगी। 1.5:1 यानी कि हर एक दो गिरने वाले के सामने 3 शेयर इस टाइम पे ऐसे होंगे बाजार में जो खरीदारी के साथ रुक कर रहे हैं। यूरोपीय बाजार पॉजिटिव खुले थे तो भारतीय बाजारों को वहां से भी सहारा मिल रहा है। कैक्स, टैक्स, फुटसी सभी हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए। इंटरेस्टिंगली आज के ट्रेड में सारे सेक्टोरल इंडस्ट्रीज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट हैं जो पॉकेट्स, पहले वो बता दूं आपको। ऑटो, बैंक्स और आईटी, ये 3 स्पेस लीड कर रही हैं। आईटी को शायद जिस तरह की कॉग्निजेंट के अच्छा नंबर्स आए उसके बाद फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ज्यादातर सारी लीडिंग आईटी कंपनीज अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही हैं। डीएलएफ जो कल इसने रिजल्ट्स घोषित करे थे बाजार बंद होने के बाद, उसके बाद यहां पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और इनके अलावा यहां पे टाटा मोटर्स एक बार फिर से शाइन करता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ टाटा मोटर्स बल्कि इस कंपनी का डीवीआर, दोनों में आज 3% के आसपास तक के जंप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन निफ्टी की रैली को लीड कर रहा है एक हद तक आईडीएफसी का काउंटर। इंटरेस्टिंगली रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस तरह के रेजोल्यूशंस की बात आ रही है उसको देखते हुए कल के अच्छे पॉजिटिव अपटिक के बाद 5-5.5% के गेंस के बाद आज फिर ये काउंटर आपको 1% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ऑन द लूजिंग साइड, ऑन द फ्लिप साइड, बीपीसीएल, हीरो मोटो, पावर ग्रिड, ये सभी काउंटर्स 1 से 2% के आसपास कमजोर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और काउंटर जिस पे आप नजर रखें वो है स्टैंड चार्ट का आईडीआर, जहां पे एक बार फिर से हमने एक तीव्र गिरावट आती हुई देखी है और इस टाइम पे शायद 17% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, क्योंकि यहां पे कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि इस कंपनी ने, इस बैंक ने ईरान के साथ ट्रांजैक्शंस करे थे करीब $250 बिलियन के और उन ट्रांजैक्शंस को छुपाया है। स्टॉक आपके सामने रिएक्ट करता हुआ। लेकिन नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पे है CESC और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गोयनका, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। उनसे बातचीत करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, CESC एक्चुअली एक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है इस ग्रुप की। इस ग्रुप के इंटरेस्ट पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्बन ब्लैक, रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब वर्टिकल्स में ग्रुप प्रेजेंट है। करीब 14,000 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस ग्रुप के। ये कंपनी CESC एक्चुअली कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और खास तौर पे कोलकाता और हावड़ा सिटी में इसके सप्लाईज के काम है। इसके अलावा रिटेल और रियल एस्टेट में भी अपनी पकड़ बना रही है, वहां पे भी इस कंपनी का प्रेजेंस है। मिस्टर गोयनका, सबसे पहले आपके कोर ऑपरेशन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फोकस करना चाहूंगा। किस तरह का बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, कितनी जनरेशन कैपेसिटी है और कितने कंज्यूमर्स को आप केटर करते हैं? जी, अभी हमारी करंटली 1250 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है और 26 लाख कस्टमर हैं हमारे। ये कैपेसिटी में अभी हम डबल कर जाएंगे नेक्स्ट 18 से 20 महीनों के अंदर। 2 प्लांट्स हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हैं, एक महाराष्ट्र में, एक और बंगाल में, 600 मेगावाट के। तो ये हमारी कैपेसिटी को ले जाएगी लगभग 2400 और 2500 मेगावाट के बीच में। डेवलपमेंट में हमारे और कई प्लान्स हैं। एक झारखंड में है, एक बिहार में है, एक उड़ीसा में है। इस केपेक्स के बारे में आपसे आगे फोकस करूंगा जिसको आपने हाईलाइट करा था अभी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा जो आप इस टाइम पे जनरेशन कर रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिकली सिर्फ कोलकाता और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में ही आप सप्लाई करते हैं? जी, हमारी कैलकाटा और हावड़ा, ये 2 एरियाज में हमारी सप्लाई जाती है। तो एक ऑब्वियस से क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है मिस्टर गोयनका, क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी या फिर आप इस कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए इस रीजन के बियॉन्ड, प्रॉब्लम सिटीज के बियॉन्ड या फिर वेस्ट बंगाल के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं?
बिल्कुल, हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि ग्रेटर नोएडा में पावर सप्लाई करती है, और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल्स आएंगे जो वायबल लगेंगे उनमें हम बिड देंगे। जहां पे जिन जिन स्टेटों में टैरिफ रिफॉर्म हो चुका है, जिन स्टेटों में प्रोग्रेसिव और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, वो स्टेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजेस के लिए बिड करेंगे। सर, हाल में खबरें भी आई थी एक्चुअली कि आपने झारखंड के डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल्स यानी कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए बिड करा है। क्या अपडेट है? इसके अलावा मुझे याद है इस कंपनी ने पहले बिहार सर्किल के भी एक बार अप्लाई करा था, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला था। तो आपसे स्पेसिफिकली चाहूंगा किस तरह का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दी कंपनी करने की कोशिश कर रही है इस समय? देखिए, हमने झारखंड में बिड किया है, पर झारखंड में शायद टेंडर्स की लास्ट डेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट शायद टेंडर्स अभी तक खुले नहीं हैं। तो तब पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। बिहार में हम H1 बिडर थे, बट वो फिर किसी कारण से हमें अवार्ड नहीं हुआ और वो SR को वो फ्रेंचाइज दिया गया। ओके सर, आपने बात करी आपके केपेक्स प्लान की, एक्चुअली काफी एग्रेसिव नजर आते हैं। साल 2017 तक आप 6120 मेगावाट यहां से और जोड़ना चाहते हैं थर्मल पावर में। क्या रैशनल इतना एग्रेसिव जाने का? और दूसरा, जिन आपने जो प्रोजेक्ट्स की बात करी, चंद्रपुर और हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जल्दी कमीशन होने वाले हैं, आपसे समझना चाहूंगा क्या अंडर इंप्लीमेंटेशन ये प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल चल रहे हैं और क्या FY13 में इनका कुछ भी अंश कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा? नहीं, FY13 के एंड में चंद्रपुर कमीशन होगा और 14-15 के बीच में हल्दिया कमीशन होगा। हल्दिया का पार पूरा जाएगा लगभग कैलकाटा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जहां की अभी हम पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परचेस करते हैं और ये उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। ये रेगुलेटेड प्रोजेक्ट होगा। चंद्रपुर का जहां तक सवाल है, वो प्रोजेक्ट एकदम ऑन शेड्यूल है, कंप्लीटली टू द डेट ऑन शेड्यूल चल रहा है और अब हमें उम्मीद है कि ये मार्च के लगभग हम कमीशन कर पाएंगे। आमतौर पे जब हम कोल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम पे आ रही है कोल लिंकेजेस को लेकर। आपसे समझना चाहता हूं जो करंट प्लांट्स आपके रन कर रहे हैं, इस टाइम पे ऑपरेशनल है, उनका क्या सोर्स है? कैप्टिव सोर्स से वहां पे कोयला आता है? और दूसरा, जो आप इतना सिग्निफिकेंट केपेक्स करने वाले हैं थ्रू 2017 तक, इसके लिए आपने कोल सप्लाईज ऑलरेडी फिक्स कर ली हैं या रोड मैप बन चुका है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को लेकर आपके कुछ लिंकेजेस इशू सामने आ रहे हैं अब। जी बिल्कुल, हमने CA की लिस्ट में उड़ीसा की प्रोजेक्ट जो हमारी है वो नंबर 1 है फॉर रिकमेंडेड कोल लिंकेज, बट पिछले 2 सालों से शायद कोल लिंकेज कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई है। तो ये डिसीजन एक हेड अप है। जैसे भी जब भी होगी तो हमारी प्रोजेक्ट नंबर 1 रेटेड है एज पर द इवैल्यूएशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो कोल लिंकेज मिल जानी चाहिए और आगे चल के भी ऐसा लग रहा है कि अब कोयले के मामले में सरकार कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे और यदि इनकी पॉलिसी ठीक रही तो फिर कोयले की दिक्कत नहीं होगी, और यदि कोयला ही नहीं मिला तब तो फिर प्रोजेक्ट्स होंगे ही नहीं। सर, क्योंकि आमतौर पे इस टाइम पे जितनी भी पावर कंपनीज हैं, दे आर स्काउटिंग फॉर एक्विजिशन, कोल माइंस के एक्विजिशन के लिए। CESC के फ्रंट पे क्या आप भी कहीं पॉसिबल एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढ रहे हैं? क्या किसी से बातचीत करी है आपने? किसी को जीरो इन करा है? मैं स्पेसिफिकली इसलिए जानना चाहता हूं कि अगर आप कहीं निगोशिएट कर रहे हैं तो किस स्टेज पे ये निगोशिएशन है? देखिए, ये हम कॉन्स्टेंटली लुकआउट पे रहते हैं कि इंटरनेशनली हमें कहाँ से कोल रिजर्व्स मिल जाएं जो कि अच्छे हों और एक वायबल प्राइस लेवल पे हों। अधिकतम ये देखा जाता है कि ये कई बार ड्यू डिलिजेंस स्टेज पे फॉल थ्रू कर जाते हैं, क्योंकि जो स्टेटेड रिजर्व्स होते हैं उससे आधे या 60% से बेसी एक्चुअल रिजर्व्स नहीं होते हैं। तो वो 3, 4, 5 महीने की, 6 महीने की आपने स्टडी की, उसके बाद आपको ड्रॉप करना होता है। वैल्यूएशन बेसिस होता है मान लीजिए 100 मिलियन टन और वास्तव में कोल रिजर्व्स निकलते हैं 60 या 70 लाख टन। तो वो एक मिसमैच हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस जारी है। ये कोयले के बिना आप पावर नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित है। और कोयला भी इंटरनेशनली आप साउथ अफ्रीका देखिए, इंडोनेशिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये 3-4 ज्योग्राफीज में ही आप देख सकते हैं।